पैसा ही ताकत है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में बैंकों ने अपना भरोसा खो दिया। रोमन एम्पायर के दरवाजों पर वॉर और लड़ाइयों ने दस्तक दी और रोमन एम्पायर ने उसमें खुलकर भाग लिया। आपका चेक सुबह उठो और बैंक के पास लेके जाओ और कहो कि भाई ये लो, मुझे मेरा पेमेंट दे दो, और बैंक मना कर दे। आप आपकी हार्डेस्ट अर्न मनी को क्या किसी अनजान व्यक्ति के हाथों सौंप सकते हैं? जहां तक है नहीं सौंप सकते। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब आपकी यही हार्ड अर्न मनी आपके हाथ में ना आकर बैंकों के हाथ में जाती है तो आप उन पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके पैसे को मैनेज किस तरह किया जा रहा है, या फिर आपके पैसे का यूज वो लोग किस तरह करते हैं? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि बैंक काम कैसे करते हैं, बैंकों का ओरिजिन क्या है। उस मूल जड़ को जानने के लिए हम चलते हैं आज से कई हजारों साल पहले, जब बिजनेसमैन अपने गोल्ड और एसेट्स को कैरी करने से डरा करते थे, चाहे वो डाकू का खतरा हो या फिर और कुछ भी। उन सभी के खतरों से बचने के लिए अपना हार्ड अर्न मनी, गोल्ड और एसेट्स अपने घर की बजाय और बैंकों की बजाय मंदिरों में रहा करते थे, और इसके बदले मंदिरों के पृष्ठ उनसे कमीशन चार्ज करते। और ये चार्ज कमीशन एक एंट्री की तरह एक बुक में लिखा जाता, जो कि ये बात था कि किस बिजनेसमैन का कितना गोल्ड उनके पास रिजर्व रखा है और उसके बदले वो उनसे कितना कमीशन चार्ज कर सकते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट एक सिंपल बैंकिंग सिस्टम की तरह धीरे धीरे इवोल्व हुआ और ये ऐसा नजर आने लगा कि अब मंदिर ग्लोबली अपना एसेट्स और गोल्ड लोगों का होल्ड कर पा रहे थे, तब कुछ बड़े साम्राज्यों की इस कॉन्सेप्ट पर नजर पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं, पैसा ही ताकत है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर ने बैंकिंग पद्धति को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया और उन्होंने अपने साम्राज्य में बैंकों की, या फिर यूं कहें कि मंदिरों की कई सारी ब्रांच बनाई, ताकि वो ग्लोबली गोल्ड को अपने पास कंट्रोल में रख सके, उनके पास वो कैश रिजर्व रख सके। अब क्या था, रोमन एम्पायर की किसी भी ब्रांच पर जब कोई बिजनेसमैन अपना गोल्ड और अपने एसेट्स लेकर जाता, वहां जमा कराता, बदले में उसे राजा के स्टैंप की एक रिसीट मिलती, जो कि रीपेमेंट ऑफ प्रूफ था, जो कि इस बात का दावा करता था कि रोमन एम्पायर की किसी भी ब्रांच पर जब वो बिजनेसमैन जाकर वो अपनी रिसीट जमा कराएगा, तब उसे उतनी ही वैल्यू के एसेट्स और गोल्ड फिर से दे दिए जाएंगे। और ये चीज रोमन एम्पायर के लिए एक वरदान की तरह साबित हुई। और इसी बिजनेस मॉडल के चलते उन बैंकों की बदौलत, उन मंदिरों की बदौलत रोमन एम्पायर के खजाने या फिर रिजर्व कई गुना बढ़ने लगे। उस टाइम वो ग्लोबली गोल्ड का 70 to 75% अपने पास रिजर्व में रखे। पर यहाँ पे इतिहास ने फिर अपने आप को दोहराया। यहाँ पे फिर रोमन एम्पायर के दरवाजों पर वॉर और लड़ाइयों ने दस्तक दी और रोमन एम्पायर ने उसमें खुलकर भाग लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो किसी और कंट्रीज से जब हथियार, लोहा, ऐसी कई सारी चीजें जब उन्होंने परचेज करी, तो इसी के चलते उनके रिजर्व गोल्ड के और एसेट्स के खाली होने लगे, और इसका मुआवजा सबसे बड़ा बिजनेसमैन को चुकाना पड़ा। जब बिजनेसमैन उस रीपेमेंट रिसीट को उस बैंक की किसी भी ब्रांच पर लेके गए, तब उन्हें कई बार खाली हाथ लौटना पड़ा, और ऐसे वहां के बैंकों ने अपना भरोसा खो दिया। ये कुछ यूं ही था कि आप आपका चेक सुबह उठो और बैंक के पास लेके जाओ और कहो कि भाई ये लो, मुझे मेरा पेमेंट दे दो, और बैंक मना कर दे, कि ऐसी तो कोई चीज ही ना होती। रोमन एम्पायर के द्वारा किए गए इस इंसिडेंट ने बिजनेसमैन के दिल में एक बड़ा ही डर बैठा दिया, एक इतना गहरा डर जो कि बिजनेसमैन के द्वारा फिर से बैंकों पर भरोसा किया जाना बहुत ही मुश्किल हुआ। और ये चीज कई शताब्दियों तक बैंक फिर से बिजनेसमैन का भरोसा नहीं जीत पाई। यहां पे बैंकों को भरोसा जीतना था, क्योंकि वो आज की डेट तक होल्ड कर पा रहे हैं। पर ये क्या, अपनी कहानी में तो यहां पे उन्होंने भरोसा खो दिया। पर ये भरोसा फिर से किसने बांधा? ऐसा क्या हुआ कि बिजनेसमैन और आम जनता फिर से बैंकों पर भरोसा करने लगी? और ये भरोसा जीतने के लिए इस दुनिया के सामने आई एक ऐसी फैमिली जिन्होंने अपने प्राइवेट बैंक बताए। इन प्राइवेट बैंक के अंदर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि हम हमारी आज की डेट तक भी हमारी बैलेंस शीट और बैंक स्टेट के अंदर कैरी करते हैं। वो है डबल एंट्री बही खाता सिस्टम, द क्रेडिट एंड डेबिट सिस्टम।
अब क्या था, अब बिजनेसमैन एक अपना स्टेटमेंट निकाल सकते थे। अब वो अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को बाय द क्रेडिट और डेबिट की बदौलत चेक कर पा रहे थे कि उन्होंने कितना पैसा कहाँ दिया और कितना पैसा कहाँ से उन्होंने बोरो किया। और इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से वो एक टोटल बैलेंस ऑफ अकाउंट देख पा रहे थे। और उनके दिमाग में एक चीज आई कि जब उनके बैंक अकाउंट में टोटल बैलेंस दिखता तो वो उनके सामने नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाता। इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाली उस मशहूर फैमिली का नाम था द मेडिसी फैमिली, जो कि आज की डेट में भी अपने कई सारे प्राइवेट बैंक्स ओन करती है। अब एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिस दौर के अंदर लोग एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ ट्रेड करना पसंद करते थे। एक दूसरे की इकोनॉमी को वॉर के साथ गिराने के बजाय एक दूसरे की इकोनॉमी को अपने बिजनेसेस के साथ सपोर्ट करना शुरू किया। और ये शुरू हुआ 16th सेंचुरी में, और यही बना दुनिया का सबसे पहला मॉडर्न बैंक और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। और ये वही बना जहां पे इस दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट एक्सचेंज बना, द एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने ये बताया है कि ओरिजिन ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें। अब जो ये 16th और 9 के अंदर एम्स्टरडैम में जो ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम बना था, ये बाकियों से अलग कैसे था? अब इसके अंदर ऐसा क्या था कि बाकियों से अलग था और अब ये फॉल करने का इसके पास कोई रीजन नहीं था। अब इस एम्स्टरडैम के बैंकिंग सिस्टम ने लोगों का भरोसा किस तरह जीता और इतना जल्दी कैसे जीता, आइए जानते हैं उन सभी बातों को। इस मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट कुछ यूं था कि अब जितनी भी एम्स्टरडैम के अंदर बैंकों की ब्रांचेस थी, अब उन ब्रांचों की हेड ब्रांच बनाई गई, द सेंट्रल बैंक ब्रांच। इस सेंट्रल बैंक ब्रांच का काम यह था कि वो अपने कैश को, अगर किसी भी ब्रांच में कैश कम हो रहा है तो वो किसी और बैंक की ब्रांच से निकालकर उस बैंक के पास पहुंचा दे, ताकि जो डेबिट कर रहे हैं, जो यूजर्स अपना कैश रिजर्व वो रिट्रीव कर रहे हैं, वो वहां से खत्म ना हो और सभी बैंकों के पास एक पर्टिकुलर कैश अमाउंट बना रहे। इस चीज ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बुल रन दिया। इसी बुल रन के चलते इन बैंकों ने अपनी एक पॉलिसीज बनाई जिसके अंदर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज आती है। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज से ये अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाते, एक डिमांड और सप्लाई का एक जोन मेंटेन कर पाते कि जितनी पैसों की सप्लाई है उतनी ही अगर प्रोडक्ट की डिमांड है तो एक बैलेंस बना रहता। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ इन्फ्लेशन का, जहाँ पे लोग, यूजर्स या फिर यूँ कहेंगे आम जनता अपना पैसा देती, उनसे सामान खरीदती, पर ये कंट्रोल कि वो डे टू डे लाइफ की कंजम्पशन की जो चीजें हैं उनका दाम क्या होगा, इन सभी चीजों को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करने लगी, जैसा कि हमारे आज के इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, द आरबीआई। इन सभी कॉन्सेप्ट को जानेंगे हम हमारी आने वाली आगे की वीडियोस में। थैंक यू।